हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाजिद। आज की क्लास में डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के लिए हिंदी से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज के क्लास में देखेंगे। ये जो प्रश्न रहेंगे ये प्रश्न पवन सीरीज से रहेंगे, इसलिए इन प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला प्रश्न है, पुरस्कार कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बा महादेव वर्मा, ऑप्शन सा जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन दा बालकृष्ण भट्ट। याद रखिएगा, जो पुरस्कार कहानी के लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं तथा महादेवी वर्मा की जो एक महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है यामा। यामा बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, यामा महादेव वर्मा की है और पुरस्कार जो पुस्तक है वो जयशंकर प्रसाद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन ब सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन सा मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन दा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। याद रखिएगा, प्रकृति के सुकुमार जिन्हें कहा जाता है वो है सुमित्रानंद पंत। सुमित्रानंद पंत को प्रकृति का सुकुमार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुस्वार एवं विसर्ग कहलाते हैं। ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सा अयोग भाग, ऑप्शन दा उच्छिष्ट व्यंजन। अनुस्वार एवं विसर्ग अयोग भाग कहलाते हैं। अनुस्वार किसे कहते हैं? जब भी कोई भी, जैसे ये व्यंजन लिखा हुआ है, इस व्यंजन के अंदर ये जो एक पॉइंट रखा जाता है ऊपर, इसे ही अनुस्वार कहते हैं। और यदि विसर्ग की बात की जाए तो जब भी कोई वाक्य लिखते हैं तो इस प्रकार से दो पॉइंट रखते हैं तो इसे हम विसर्ग कहते हैं। साथ में याद रखिएगा, स्वर किन्हें कहा जाता है? स्वर वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण के लिए किन्हीं अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें हम स्वर कहते हैं। यदि व्यंजन की बात की जाए तो ऐसे वर्ण जिन्हें उच्चारण के लिए स्वर की आवश्यकता पड़ती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। तथा यदि स्वर की बात की जाए तो स्वर को यहाँ पे तीन भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहले में आता है हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। ये स्वर के भाग हैं। हर्ष स्वर की संख्या 4 होती है, दीर्घ स्वर की संख्या 7 और प्लुत स्वर की संख्या 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हलंत वर्ण कहलाते हैं। ऑप्शन ए स्वर युक्त व्यंजन, ऑप्शन ब स्वर रहित व्यंजन, ऑप्शन सा संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन द शुद्ध व्यंजन। याद रखिएगा, जो हलंत वर्ण होते हैं इन्हें स्वर रहित व्यंजन कहा जाता है। ऑप्शन ब राइट आंसर है। और जबकि जैसे हम लिखते हैं का, तो ये जो है ये स्वर युक्त व्यंजन है, क्योंकि का के अंदर ये का प्लस आ ये छुपा रहता है। तो ये जो स्वर रहित व्यंजन होता है इसे हम हलंत वर्ण इन्हें कहा जाता है। यदि बात की जाए संयुक्त व्यंजन की, तो संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है, जिसके अंतर्गत छ, त्रा, ज्ञा और ये ऋषि आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, अनुच्छेद लेखन की शैलियां हैं। ऑप्शन ए भावात्मक शैली, ऑप्शन ब समाज शैली, ऑप्शन सा व्यंग्य शैली, ऑप्शन द उपयोग सभी। अनुच्छेद लेखन की जो शैलियां हैं वो भावात्मक शैली, समाज शैली एवं व्यंग्य शैली अर्थात ये सभी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मैं सुमन हूँ कविता के रचयिता हैं। ऑप्शन है सोहनलाल द्विवेदी, ऑप्शन बा मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सा द्वारिका प्रसाद महेश्वरी, ऑप्शन दा हरिवंश राय बच्चन। मैं सुमन हूँ ये जो कविता है ये द्वारिका प्रसाद महेश्वरी द्वारा लिखी गई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तनी के देश से अशुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए अहिल्या, ऑप्शन बा पूजनी, ऑप्शन सा प्रथम, ऑप्शन दा कवित्री। तो याद रखिएगा, जो वर्तनी के देश से अशुद्ध लिखा हुआ है वो है पूजनी। पूजनी इस प्रकार से न लिखकर पूजनी को हम इस प्रकार से पूजनी लिखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वाक्य का गुण नहीं है। ऑप्शन ए सार्थकता, ऑप्शन बा निपुणता, ऑप्शन सा क्रमबद्धता, ऑप्शन दा योग्यता। तो याद रखिएगा, जो वाक्य का गुण नहीं है वो है ऑप्शन दा निपुणता, क्योंकि सार्थकता और क्रमबद्धता तथा निपुणता वाक्य का गुण है किंतु योग्यता इसका गुण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, मेरा नाम मोहन है का सही संस्कृत अनुवाद होगा। ऑप्शन है मम नाम मोहना अस्ति, ऑप्शन बा मम नाम मोहना अस्ति, ऑप्शन सा अहम नाम मोहना अस्ति या ऑप्शन दा मया नाम मोहना अस्ति। तो याद रखिएगा, मेरा नाम मोहन है, इसका जो संस्कृत अनुवाद होगा वो ऑप्शन नंबर बा होगा, मम नाम मोहना अस्ति। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो मेरा को यहाँ पे मम लिखेंगे तो मम और मम ये जो है ऑप्शन आ और ऑप्शन बा में है, तो मेरा का मम हो जाएगा
और अहम मीन्स होता है मैं, इसलिए ये वाला गलत हो गया। और मया भी नहीं होगा, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। नाम का हो जाएगा नामा, नामा, और मोहन का मोहना। तथा है का जो होता है का अस्ति होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी लिखावट के पीछे या बाद में लिखना कहलाता है। ऑप्शन ए सुतलेख, ऑप्शन बा सुलेख, ऑप्शन सा अनुलेख, ऑप्शन दा इमला। याद रखिएगा किसी लिखावट के पीछे या बाद में जो लिखा जाता है उसे हम अनुलेख कहते हैं, तथा जो सुनकर लिखते जाते हैं उसे सुतलेख कहते हैं, और जो देख कर लिखा जाता है उसे हम सुलेख कहते हैं। नेक्स्ट है साकेत महाकाव्य के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए अयोध्या सिंह उपाध्याय, ऑप्शन बा मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सा सियाराम शरण गुप्त, ऑप्शन दा माखनलाल चतुर्वेदी। याद रखिएगा साकेत जो पुस्तक या महाकाव्य है यह मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है उच्चारण के समय ध्वनियों के समुचित आरोह अवरोह को कहते हैं। ऑप्शन ए स्वराघात, ऑप्शन बा लय, ऑप्शन सा गति, ऑप्शन दा विराम। उच्चारण के समय ध्वनियों के समुचित आरोह अवरोह को कहते हैं, इसे हम स्वराघात कहते हैं। नेक्स्ट है अनुस्वार के बाद यदि पा वर्ग का व्यंजन आता है तो अनुसार का उच्चारण होता है। ऑप्शन आ जा, ऑप्शन बा मा, ऑप्शन सा गा, ऑप्शन दा सा। याद रखिएगा अनुसार के बाद यदि पा वर्ग आता है उसका जो उच्चारण होता है वो मा में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार से यदि कहा जाए कि का वर्ग का जो व्यंजन होता है अर्थात अनुसार के बाद यदि का वर्ग का कोई व्यंजन आ जाए तो अनुसार का जो उच्चारण स्थान होता है वो रा में परिवर्तित हो जाता है, और चा वर्ग कोई आता है तो चा का ईयम परिवर्तित हो जाता है। टा वर्ग आता है तो टा वर्ग आड़म परिवर्तित हो जाता है, और ता वर्ग आता है तो ता वर्ग नाम में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार से आप सभी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आवारा मसीहा के लेखक हैं। ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन बा विष्णुगुप्त, ऑप्शन सा शिवपूजन, ऑप्शन दा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। आवारा मसीहा के लेखक ऑप्शन नंबर आ अर्थात विष्णु प्रभाकर हैं। नेक्स्ट प्रश्न है काव्य की आत्मा कहा जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे 15 नंबर प्रश्न है काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है। ऑप्शन आ रस, ऑप्शन बा छंद, ऑप्शन सा अलंकार, ऑप्शन दा उपयोग सभी। याद रखिएगा काव्य की जो आत्मा है वो रस को कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। नेक्स्ट प्रश्न है जमीन पक गई है काव्य संग्रह है। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बा सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन सा केदारनाथ सिंह, ऑप्शन दा अज्ञे। याद रखिएगा जमीन पक गई है ये जो काव्य संग्रह है ये केदारनाथ सिंह द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 है देवेंद्र शब्द में संधि है। ऑप्शन है दीर्घ संधि, ऑप्शन बा गुण संधि, ऑप्शन सा वृद्धि संधि, ऑप्शन दा यण संधि। याद रखिएगा जब भी संधि पूछे तो दीर्घ संधि पहचानने की सबसे अच्छी ट्रिक होती है बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ मिल जाए, ये तीनों कोई भी अक्षर मिल जाए तो दीर्घ संधि होगी। गुण संधि पहचानने की ट्रिक है यदि छोटा ए और ओ मिल जाए तो वहाँ पे गुण संधि होगी। वृद्धि संधि पहचानने की ट्रिक है कि जहाँ पे अय और औ मिल जाए तो वहाँ पे वृद्धि संधि होगी। यण संधि पहचानने की ट्रिक है कि या, रा, ला, वा के पहले यदि कोई आधा शब्द लिखा है तो वहाँ पे यण संधि होगी। तो इसमें देवेंद्र में देखेंगे तो ये एक ही मात्रा लगी हुई है, यहाँ पे वा के ऊपर एक ही मात्रा लगी है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा अर्थात गुण संधि। नेक्स्ट प्रश्न है तुम अपने कार्य में सफल रहो वाक्य किस प्रकार का वाक्य है। ऑप्शन आ इच्छावाचक, ऑप्शन बा संकेतवाचक, ऑप्शन सा आज्ञावाचक, ऑप्शन द संदेहवाचक। इसमें कह रहा है तुम अपने कार्य में सफल रहो, अर्थात यहाँ पे इच्छा बताई जा रही है कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। यहाँ पे यदि आज्ञावाचक होता यदि किसी को आज्ञा दी जाती तब यहाँ पे आज्ञावाचक होता, और यदि किसी वाक्य में कोई संदेह कर रहा हो तो वहाँ पे संदेहवाचक होगा, यदि कोई संकेत दे रहा हो तो वहाँ पे संकेतवाचक होगा। यहाँ पे इच्छा कर रहा है कि तुम अपने कार्य में सफल हो, ये कोई इच्छा है इसलिए यहाँ पे इच्छावाचक रहेगा। नेक्स्ट है स्वच्छ शब्द का अर्थ है। ऑप्शन है साफ सुथरा, ऑप्शन बा छाती, ऑप्शन सा कंधा, ऑप्शन दा सुंदर आंखें। ये जो स्वच्छ है इस शब्द का अर्थ होगा ऑप्शन नंबर दा सुंदर आंख। नेक्स्ट प्रश्न है सुंदरता शब्द में संज्ञा है। ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बा व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सा भाववाचक, ऑप्शन दा समुदाय संज्ञा। सुंदरता जो शब्द है ये भाववाचक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा व्यक्तिवाचक। जब किसी भी व्यक्ति का नाम कहीं पे लिखा हो या किसी स्थान का नाम हो तो वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जातिवाचक संज्ञा होती जैसे लड़का कह दिया जाए
तो लड़का एक जातिवाचक है, किंतु यहाँ पे लड़का का नाम जैसे मोहन बोल दिया गया तो ये जो मोहन नाम कहा गया ये व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। और भाववाचक सुंदरता हो गए, जिसमें हम किसी के गुण दोष को बताते हैं, वहाँ पे सुंदर भाववाचक रहती है। और समुदाय होता है, अर्थात पूरे कम्युनिटी को जब हम किसी चीज़ में दर्शाते हैं तो वहाँ पे समुदायवाचक संज्ञा होता है। नेक्स्ट है सूर्योदय में कौन सी संधि है? ऑप्शन है गुण संधि, ऑप्शन बा दीर्घ संधि, ऑप्शन सा अनुस्वार, ऑप्शन दा वृद्धि संधि। सूर्योदय में देखेंगे कि यहाँ पे ओ की मात्रा लगी हुई है और ओ की मात्रा जिस संधि में होती है वो होती है गुण संधि। ए और ओ की मात्रा यदि कहीं पे आपको मिल जाए तो वो गुण संधि होगी। और वृद्धि संधि की बात की जाए तो इसी में अर्थात आय और औ की मात्रा यदि कहीं पे लगी मिल जाए तो वो वृद्धि संधि होगी। ये सूर्योदय में देखेंगे तो इसका संधि विच्छेद जब करेंगे तो सूर्य धन उदय होगा, संधि विच्छेद इसका होगा। और यहाँ पे आ धन उ मिलके ओ में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट है कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? ऑप्शन है सज्जन, ऑप्शन व प्रत्येक, ऑप्शन सा गजारूढ़, ऑप्शन सा द्विपाद। जब भी अव्ययी भाव समास पूछे तो अव्ययी भाव में आपको अव्यय ढूंढना है कि प्रथम पद जो है अव्यय हो। तो अव्यय देखेंगे तो प्रत्येक में सिर्फ मिलेगा, क्योंकि प्रत्येक का जब इसको समास विग्रह करेंगे तो प्रति धन एक में इसका समास विग्रह होगा। और प्रति जो होता है ये अव्यय होते हैं, जैसे तथा मिल जाए आपको, प्रति मिल जाए, तो ये सब अव्यय होते हैं। तो जिसका प्रथम पद अव्यय हो वो अव्ययी भाव समास कहलाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 है अशुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। ऑप्शन आ प्रभु, ऑप्शन बा प्रणाम, ऑप्शन सा प्रतिष्ठा, ऑप्शन दा प्रकांड। याद रखिएगा यहाँ पे अशुद्ध शब्द बोल रहा है तो अशुद्ध शब्द जो होगा राइट आंसर प्रभु है, क्योंकि प्रभु जो लिखते हैं वो हम इस प्रकार से लिखते हैं। और यहाँ पे उ की जो है बड़ा उ की मात्रा लगी हुई है, इसलिए ये गलत होगा, इसमें छोटा उ की मात्रा आएगी। नेक्स्ट प्रश्न है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए आशीर्वाद, ऑप्शन बा आशीर्वाद, ऑप्शन सा आशीर्वाद या ऑप्शन दा आशीर्वाद। इसमें आपको पहचानना है कि शुद्ध कौन सा है। तो आशीर्वाद जो है हम इस प्रकार से आशीर्वाद लिखते हैं, ऑप्शन नंबर दा इसका सही होगा, क्योंकि आशीर्वाद जब लिखेंगे तो आशीर धन वाद इस प्रकार से रहता है। जो ये रा की मात्रा रहेगी ये सा के साथ न रहकर वा के साथ रहती है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है मेघदूत किस रचनाकार की कृति है? ऑप्शन आ माघ, ऑप्शन बा भारवी, ऑप्शन सा कालिदास, ऑप्शन दा भास। मेघदूत जो रचना है मेघदूत कालिदास द्वारा लिखी गई रचना है और ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट प्रश्न है पुरस्कार कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन आ प्रेमचंद, ऑप्शन बा महादेव वर्मा, ऑप्शन सा जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन दा बालकृष्ण भट्ट। पुरस्कार कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। और महादेव वर्मा के पुस्तक का नाम है यामा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रत्युपकार शब्द में प्रयुक्त उपसर्गों की संख्या है। ऑप्शन आ 3, ऑप्शन बा 2, ऑप्शन सा 4, ऑप्शन दा 1। यदि बात करें उपसर्ग की, उपसर्ग किसे कहते हैं तो उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पूर्व अर्थात पहले लगे होते हैं। तो प्रत्युपकार में कितने उपसर्ग हैं ये पूछा गया है। तो प्रत्युपकार में पहला एक प्रति मिलेगा आपको उपसर्ग, और दूसरा यहाँ पे प्रतिधन उप जो है ये भी एक उपसर्ग है, तो इसलिए इसमें 2 उपसर्ग लगे हुए हैं। नेक्स्ट है रेखांकित शब्द में प्रयुक्त समास है। ये जो रेखांकित शब्द है इसमें कौन सा समास होगा? ऑप्शन है अव्ययी भाव, ऑप्शन बा तत्पुरुष, ऑप्शन सा कर्मधारय, ऑप्शन दा बहुब्रीहि। तो रेखांकित शब्द में तत्पुरुष समास है। यदि अव्ययी भाव समास की बात की जाए तो ऐसे समास जिसका प्रथम पद अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, तथा इसका प्रथम पद जो है प्रधान रहेगा। तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान रहता है और कर्मधारय में प्रथम पद जो होगा विशेष होगा और दूसरा विशेषण होगा। अर्थात इसका प्रथम पद जो होता है कर्मधारय का प्रथम पद आपका विशेष अर्थात संज्ञा होगा और दूसरा जो शब्द होगा वो क्या होगा? विशेषण होगा। और बहुब्रीहि में ऐसा समास जिसमें कोई भी शब्द विशेष नहीं होते हैं, अर्थात कोई भी शब्द प्रधान नहीं होते हैं और एक तीसरा जो शब्द होता है वही इसमें प्रधान रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है शताब्दी एक्सप्रेस के समय पर पहुंचने की संभावना है वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन है संकेतवाचक, ऑप्शन बा विस्मयवाचक, ऑप्शन सा संदेशवाचक, ऑप्शन दा विधानवाचक। शताब्दी एक्सप्रेस के समय पे पहुंचने की संभावना है, अर्थात यहाँ पे अभी तक ये पहुंची नहीं है, सिर्फ एक
यहाँ पे एक संदेश, वो संदेह कर रहा है कि अभी पहुंचने की संभावना है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का यहाँ पे चयन करना है। ऑप्शन ए उपर्युक्त, ऑप्शन बा उपर्युक्त, ऑप्शन सा उपर्युक्त या ऑप्शन दा उपरोक्त है। तो यहाँ पे जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वो है ऑप्शन नंबर बा उपर्युक्त, ये शुद्ध लिखा हुआ है। बाकी जितने भी ये तीनों लिखे हैं ये क्या हैं, गलत हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सुगम शब्द का विलोम क्या होगा। सुगम का विलोम ऑप्शन आ सूक्ष्म, ऑप्शन बा विषाद, ऑप्शन सा दुर्गम या ऑप्शन दा नीरस। सुगम शब्द का जो विलोम होगा वो दुर्गम होता है, और यदि सूक्ष्म का विलोम पूछे तो सूक्ष्म का विलोम होगा स्थूल। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 32 है रविंद्र शब्द में संधि है। ऑप्शन ए गुण संधि, ऑप्शन बा दीर्घ संधि, ऑप्शन सा यण संधि, ऑप्शन दा वृद्धि संधि। आप जब भी संधि पूछे तो आपको याद रखना है दीर्घ संधि जो होगी, दीर्घ संधि में आपको बड़ा, बड़ी और बड़ाऊ ये शब्द मिलेंगे, और जो वृद्धि संधि होती है वृद्धि संधि में आपको अय और औ की मात्रा मिलेगी, और जो गुण संधि होती है गुण संधि में आपको ए और ओ की मात्रा मिलेगी, तथा जो यण संधि रहेगी यण संधि में आपको या रा लावा के पहले कोई ना कोई एक आधे अक्षर यदि हो तो यहाँ पे यण संधि होगी। आय और ओ की मात्रा हो तो यहाँ पे आपको गुण संधि रहेगी। यहाँ पे ए की मात्रा रहेगी, ये आय की मात्रा नहीं होगी, केवल ए की मात्रा रहेगी तो गुण संधि रहेगा। इस प्रकार से यहाँ पे रविंद्र में देखेंगे तो बड़ी ई की मात्रा यहाँ पे है, बड़ी की मात्रा दीर्घ संधि में रहती है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद की रचना है। यहाँ पे आपको जयशंकर प्रसाद की रचना बतानी है। ऑप्शन ए कामायनी, ऑप्शन बा साकेत, ऑप्शन सा परिप्रवास, ऑप्शन दा पल्लव। जयशंकर प्रसाद की जो रचना है वो कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। साकेत जो है साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है, तथा परिप्रवास जो रचना है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय की है, ये आपको याद रखना है। परिप्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय की और साकेत मैथिली शरण गुप्त की, कामायनी जयशंकर प्रसाद की है। नेक्स्ट प्रश्न है दुर्बल को न सताइए जाके मोटी हाय, ये पंक्ति के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए कबीरदास, ऑप्शन बा रहीमदास, ऑप्शन सा सूरदास, ऑप्शन दा नंददास। याद रखिएगा दुर्बल को न सताइए जाके मोटी हाय, ये जो है ये कबीरदास के दोहे से लिया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। नेक्स्ट प्रश्न है दमक का तुकांत शब्द है। ऑप्शन ए कदम्ब, ऑप्शन बा तरस, ऑप्शन सा धमक, ऑप्शन दा हृदय। तुकांत ऐसे शब्द होते हैं जैसे ये दमक है, ऐसे ही तुकांत का अर्थ होता है ये एक दूसरे से मिलते जुलते हो, तो दमक और धमक, दमक धमक एक साथ एक जैसे लग रहे हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट है खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी की रचयिता थी। ऑप्शन ए महादेव वर्मा, ऑप्शन बा मन्नू भंडारी, ऑप्शन सा मीराबाई, ऑप्शन द सुभद्रा कुमारी चौहान। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये इसके रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट प्रश्न है उक्त कथन किसका है। उच्चारण में तनिक सा दोष आ जाने पर अर्थ अनर्थ में परिवर्तित हो जाता है, ये जो कथन ये किसके द्वारा कहा गया है। ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बा भास, ऑप्शन सा सूरदास, ऑप्शन दा पाणिनि। तो याद रखिएगा ये जो कथन है कि उच्चारण में तनिक सा दोष आ जाने पर अर्थ अनर्थ में परिवर्तित हो जाता है, ये पाणिनि द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है संस्कृत लेखन का दोष है। संस्कृत लेखन में क्या दोष है। ऑप्शन ए लेखन है तो अधूरी जानकारी है, ऑप्शन बा लेखन में जल्दबाजी की गई है, ऑप्शन सा अनुनासिक का पर्याप्त ज्ञान न होना, या ऑप्शन दा उपयोग सभी। तो संस्कृत लेखन के ये सभी दोष हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट है व्यंजनों के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन है 6, ऑप्शन बा 2, ऑप्शन सा 4, ऑप्शन दा 3। याद रखिएगा व्यंजन के कुल टोटल 3 भेद होते हैं, जिसमें पहला आता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतःस्था व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है, अंतःस्था व्यंजनों की 4 होती है, अंतःस्था व्यंजन होते हैं या रा लावा, और ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है, ऊष्म व्यंजन होते हैं शा सा सा हा। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है अंतःस्था व्यंजन है। ऑप्शन आ, ऑप्शन बा, ऑप्शन सा या ऑप्शन दा। याद रखिएगा जो अंतःस्था व्यंजन है ये होते हैं आ, रा, ला, वा। इसमें से देखेंगे कि ऑप्शन नंबर जो आ है ये अंतःस्था व्यंजन है,
और ये जो ये सा और ये सा ये दोनों कैसे हैं, उस व्यंजन के अंतर्गत आएंगे, और ये जो दा है ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आएगा। तो इसे भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हर्ष स्वरों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन है 9, ऑप्शन बा 3, ऑप्शन सा 5, ऑप्शन दा 7। याद रखिएगा हर्ष स्वरों की संख्या 4 होती है। इसमें ऑप्शन नंबर जो सा है ये गलत दिया हुआ है, 5 नहीं होगा 4 होगा। हर्ष स्वर सिर्फ आ, ई, उ और ऋषि ये जो होते हैं ये 4 हर्ष स्वर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ऊष्म व्यंजन है। ऑप्शन अच्छा, ऑप्शन बस्सा, ऑप्शन सला, ऑप्शन दा या। याद रखिएगा ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है। ऊष्म व्यंजन होते हैं आपके सा और ये हा। ये जो चारों होते हैं ये ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो ऊष्म व्यंजन इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर बा, ये जो सा है ये ऊष्म व्यंजन है। छा की बात की जाए तो छा जो है संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आएगा, और या जो है या और ला ये दोनों अंतःस्था व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। प्रश्न नंबर 43 है स्वर तथा व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है। ऑप्शन है 23, ऑप्शन ब 41, ऑप्शन सा 42, ऑप्शन द 46। स्वर तथा व्यंजनों की कुल संख्या, इसमें स्वरों की संख्या यहाँ पे आप इस ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर सा होगा, किंतु वैसे आपको याद रखना है हिंदी में स्वरों की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या 33 होती है। नेक्स्ट है स्वरों के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन है 3, ऑप्शन बा 2, ऑप्शन सा 4, ऑप्शन दा 8। याद रखिएगा स्वर के कुल टोटल 3 भेद होते हैं, जिसमें पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और जो तीसरा रहता है उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। ये तीनों स्वर के भेद होते हैं। नेक्स्ट है दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन आ 2, ऑप्शन बा 3, ऑप्शन सा 8, ऑप्शन दा 5। याद रखिएगा दीर्घ स्वरों की संख्या कुल टोटल 7 होती है। इसमें ऑप्शन नंबर जो 8 दिया है ये गलत है, किंतु यदि 7 नहीं है तो फिर आप इसे 8 का लगा सकते हैं। दीर्घ क्योंकि जो स्वरों की कुल संख्या होती है वो 11 होती है, और जिसमें दीर्घ स्वर 7 होते हैं और हर्ष स्वरों की संख्या 4 रहती है। नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शन आ मा, ऑप्शन बा, ऑप्शन सा और या ऑप्शन दा। याद रखिएगा संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है, जिसके अंतर्गत संयुक्त व्यंजन में छा, त्रा, ज्ञा और ये ऋषि आती है। जिसमें संयुक्त व्यंजन यहाँ पे देखेंगे त्रा, त्रिशूल जो है ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दा। नेक्स्ट प्रश्न है हलंत को प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन आ से, ऑप्शन बा, ऑप्शन सा या ऑप्शन दा। याद रखिएगा जो हलंत से प्रदर्शित करते हैं, हलंत जैसे होता है, जैसे का ये लिखा गया, का के नीचे अगर ये लगा दिया गया तो इस ये जो प्रदर्शित हो रहा है इसे हम हलंत कहते हैं। तो हलंत को जिस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं वो है ऑप्शन नंबर दा। यदि इसकी बात की जाए तो इसे विस्मयादि बोधक बोलते हैं। ये प्रश्नवाचक चिन्ह है और इसे हम निर्देशक या डैश कहते हैं। नेक्स्ट है मौन पठन के दोष हैं। ऑप्शन है भयभीत होकर पढ़ना, ऑप्शन बा आशंकित होकर पढ़ना, ऑप्शन सा ध्वनि को नाक द्वारा निकालना, ऑप्शन दा उपयोग सभी। याद रखिएगा मौन पठन के अंतर्गत उपयोग सभी आता है। यदि मौन पठन आप कर रहे हैं और डर कर पढ़ रहे हैं तो ये एक दोष है। आशंकित होकर पढ़ रहे हैं तो भी दोष है। ध्वनि को नाक द्वारा निकालते हैं तो भी ये दोष है। मौन पठन का अर्थ होता है कि किसी प्रकार की ध्वनि आपको बाहर नहीं आनी चाहिए, मन के अंदर ही आपको पढ़ना है। नेक्स्ट प्रश्न है संस्कृत वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है। ऑप्शन है 2, ऑप्शन बा 5, ऑप्शन सा 4, ऑप्शन दा 6। संस्कृत वर्णमाला को 4 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है मौखिक पठन के तत्व हैं। ऑप्शन है शुद्ध उच्चारण, ऑप्शन बा स्पष्ट स्वर, ऑप्शन सा मधुर ध्वनि, ऑप्शन दा उपयोग सभी। मौखिक पठन के जो तत्व हैं वो हैं उपयोग सभी, शुद्ध उच्चारण, स्पष्ट स्वर और मधुर ध्वनि, ये सभी मौखिक पठन के तत्व हैं। नेक्स्ट प्रश्न है किसी भी भाषा को सीखने का महत्वपूर्ण साधन है। ऑप्शन है समाचार पत्र, ऑप्शन बा दूरदर्शन, ऑप्शन सा पत्र पत्रिका, ऑप्शन द साहित्य। किसी भी भाषा को सीखने का महत्वपूर्ण साधन कौन सा है। ये जितने भी साधन हैं इनके द्वारा हम भाषा सीख सकते हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है समाचार पत्र। समाचार पत्र के द्वारा यहाँ पे हम सबसे आसानी से भाषा सीख सकते हैं। पत्र पत्रिकाएं द्वारा भी सीखा जाता है, दूरदर्शन से भी सीख सकते हैं और साहित्य के द्वारा भी सीख सकते हैं।
किंतु सबसे जो महत्वपूर्ण इसमें पूछा गया है वो है समाचार पत्र। नेक्स्ट है कबीर की प्रमुख रचना है। ऑप्शन ए साखी, ऑप्शन सा मेघनाथ, ऑप्शन बा सूरसागर, ऑप्शन दा प्रवास। याद रखिएगा कबीर की 3 रचनाएं थी, जिसमें साखी, सबद और रमैनी, ये तीनों जो थी ये 3 कबीरदास की रचनाएं थी, जिनको इन्होंने बीजक में संग्रहित किया था। तो याद रखिएगा कबीर की रचना साखी है, और साखी, सबद, रमैनी ये तीनों कबीरदास की रचना है, जिसे इन्होंने बीजक में संग्रहित किया था। तथा सूरसागर जो रचना है ये सूरदास द्वारा लिखी गई है, इसे भी आप याद रखिएगा। सूरसागर सूरदास द्वारा और प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है ज्ञानश्री शाखा के प्रधान कवि थे। ऑप्शन है बिहारी, ऑप्शन बा सूरदास, ऑप्शन सा कबीरदास, ऑप्शन दा तुलसीदास। ज्ञानश्री शाखा के जो प्रधान कवि थे याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना थी। ऑप्शन ए मंगल घट, ऑप्शन बा विश्व वेदना, ऑप्शन सा ध्रुव स्वामी, ऑप्शन दा इनमें से कोई नहीं। जयशंकर प्रसाद की जो प्रमुख रचना थी वो ध्रुव स्वामी थी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य है। ऑप्शन आ पंचवटी, ऑप्शन बा इरावती, ऑप्शन सा प्राणपण या ऑप्शन दा इनमें से कोई नहीं। मैथिली शरण गुप्त का जो खंड काव्य है वो है पंचवटी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। नेक्स्ट प्रश्न है महादेव वर्मा की प्रमुख रचना है। ऑप्शन आ कुकुरमुत्ता, ऑप्शन बा प्रहलाद, ऑप्शन सा यामा या ऑप्शन दा रेणुका। याद रखिएगा महादेव वर्मा की जो प्रमुख पुस्तक है वो है यामा। यदि रेणुका रामधारी से दिनकर की पुस्तक है। नेक्स्ट प्रश्न है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था। ऑप्शन है हिंदुस्तान, ऑप्शन बा सरस्वती, ऑप्शन सा गीतांजलि, ऑप्शन दा इनमें से कोई नहीं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जिस पत्रिका का संपादन किया है वो है सरस्वती पत्रिका। नेक्स्ट प्रश्न है हरिवंश राय बच्चन जी ने किस आत्मकथा की रचना की। ऑप्शन आ एक दिन, ऑप्शन बा मेरी भारत यात्रा, ऑप्शन सा क्या भूलूं या क्या याद करूं, या ऑप्शन दा इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा हरिवंश राय बच्चन जी की जो आत्मकथा है वो है क्या भूलूं क्या याद करूं। हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। नेक्स्ट है गबन और गोदान किसकी प्रमुख रचना है। ऑप्शन आ बिहारी, ऑप्शन बा नागार्जुन, ऑप्शन सा धन भारती, ऑप्शन दा प्रेमचंद। याद रखिएगा गबन और गोदान जो रचना है ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 60 है पाठ्य वस्तु से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए समाचार पत्र, ऑप्शन बा पत्रिकाएं, ऑप्शन सा संदर्भ पुस्तकें या ऑप्शन दा उपयोग सभी। पाठ्य वस्तु से तात्पर्य है उपयोग सभी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट प्रश्न है बीजक नामक ग्रंथ किससे संबंधित है। ऑप्शन है दिनकर, ऑप्शन बा तुलसीदास, ऑप्शन सा कबीर, ऑप्शन दा सूरदास। याद रखिएगा बीजक, साखी, सबद, रमैनी ये सभी कबीरदास से संबंधित हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट प्रश्न है बिहारी जी सर्वश्रेष्ठ कवि थे। बिहारी जी किस काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। ऑप्शन ए भक्ति काव्य धारा, ऑप्शन बा रीत काल, ऑप्शन सा आधुनिक काल या ऑप्शन दा प्राचीन काल। याद रखिएगा बिहारी जी रीत काल के एक सर्वश्रेष्ठ कवि थे। नेक्स्ट प्रश्न है जयशंकर प्रसाद जी का स्वर्गवास कब हुआ था, अर्थात जयशंकर प्रसाद जी का मृत्यु कब हुई थी। ऑप्शन है 1937, ऑप्शन बा 1987, ऑप्शन सा 1940, ऑप्शन दा 1950। जयशंकर प्रसाद जी का स्वर्गवास सन 1937 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। नेक्स्ट प्रश्न है परिमल काव्य के रचयिता थे। ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बा बाबू गुलाब राय, ऑप्शन सा महादेव वर्मा, ऑप्शन दा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। परिमल काव्य के रचयिता ऑप्शन नंबर द सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट है पंचपात्र के लेखक हैं। ऑप्शन ए श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ऑप्शन बा वाजपेयी, ऑप्शन सा डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन दा मिश्र जी। याद रखिएगा पंचपात्र के लेखक ऑप्शन आ श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। नेक्स्ट प्रश्न है वीणा काव्य रचना के रचयिता हैं। ऑप्शन ए सुमित्र पंत, ऑप्शन बा सोहनलाल द्विवेदी, ऑप्शन सा सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन दा राव कुमार वर्मा। याद रखिएगा जो वीणा है ये काव्य रचना सुमित्र नंदन पंत द्वारा की गई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। नेक्स्ट प्रश्न है राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म हुआ था। राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म कब हुआ था, तो सन 1889 ईस्वी में राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ।
नेक्स्ट प्रश्न है, काशी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सा श्याम सुंदर दास, ऑप्शन दा रामचंद्र शुक्ल। तो काशी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना श्याम सुंदर दास द्वारा की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी नवजीवन का संपादन किसने किया था? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बा हरिभाव उपाध्याय, ऑप्शन सा रामकुमार वर्मा, ऑप्शन दा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो याद रखिएगा, हिंदी नवजीवन के संपादन हरिभाव उपाध्याय द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, काव्य महाकाव्यों में सारगर्भित वाक्यों को कहते हैं? ऑप्शन आ सूक्ति, ऑप्शन बा छंद, ऑप्शन सा श्लोक, ऑप्शन दा गर्भवाक। काव्य महाकाव्य में सारगर्भित वाक्यों को सूक्ति कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। नेक्स्ट प्रश्न है, हितम मनोहारी चा दुर्लभम वचा सूक्त किस काव्य की है? ऑप्शन ए कुमार संभव, ऑप्शन बा रामायण, ऑप्शन सा शिशुपाल वधम, ऑप्शन दा किरात अर्जुनियम। याद रखिएगा, हितम मनोहारी चा दुर्लभम वचा, ये जो सूक्ति है ये किरात अर्जुनियम द्वारा की है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट है, विश्व साहित्य के इतिहास में सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बा महाभारत, ऑप्शन सा शिशुपाल वधम, ऑप्शन द श्रीमद् भगवद गीता। विश्व साहित्य इतिहास में सबसे बड़ा जो महाकाव्य है वो श्रीमद् भगवद गीता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के लिए हिंदी से जितने भी अतलग उत्तरी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को आज यहाँ पे देखेंगे। शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, आवारा मसीहा के लेखक का नाम बताइए। तो याद रखिएगा, आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी। आवारा मसीहा किसके द्वारा लिखी गई है? विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कबीर की रचनाएं लिखिए। कबीर की प्रमुख रचनाएं थी बीजक, साखी, शबद, रामायणी। ये सभी कबीरदास की रचनाएं थी। साखी, शबद, रामायणी ये तीन कबीरदास की रचनाएं थी और इन तीनों रचनाओं को यहाँ पे बीजक में संग्रहित किया गया था जो कि एक ग्रंथ के रूप में था। नेक्स्ट प्रश्न है, उपसर्ग एवं प्रत्यय के अंतर स्पष्ट कीजिए। तो याद रखिएगा, उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के प्रारंभ में जोड़े जाते हैं और प्रत्यय ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। तो यहाँ पे आप इसकी भी परिभाषा देख सकते हैं, या आपको जो भी परिभाषा याद हो वही अब याद रखना है। कोई भी नई परिभाषा आपको याद नहीं करनी है जिससे आपको आपकी याद हुई परिभाषा भी भूल जाएं। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, जो प्रत्यय होता है ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं और उपसर्ग होते हैं ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जोड़े जाते हैं। यहाँ पे आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है, एक कंठस्थ नियत श्लोक लिखिए। आपको कोई भी एक श्लोक याद रखना है जो भी आपको याद हो और उसे आपको यहाँ पे लिखना है। साथ में यहाँ पे उसका हिंदी अनुवाद यदि कहेगा तो आपको हिंदी अनुवाद भी करना है। जैसे इसमें इसमें जो श्लोक है वो है, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पाविका न चैन क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। अर्थात आत्मा को न तो शस्त्र काट सकता है और न ही इसे अग्नि जला सकती है, न जल इसे गीला कर सकता है और न ही वायु इसे सुखा सकती है। अर्थात ये आत्मा सदा विकार रहित स्थिति में रहती है। नेक्स्ट प्रश्न है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, संस्कृत का अनुवाद लिखिए। आपको यहाँ पे संस्कृत का अनुवाद जरूर सीख के जाना है। एक प्रश्न इससे आता है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पे पेड़ के लिए वृक्षात और यहाँ से पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अर्थात पेड़ से जो पत्ते हैं वो कैसे अलग हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो विभक्ति होगी वो अपादान विभक्ति होगी। अपादान विभक्ति में जब जाएंगे तो अपादान विभक्ति आप देखेंगे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए और अपादान से, अर्थात यहाँ पे पंचमी विभक्ति में जाएगा तो पेड़ अर्थात वृक्ष का जो पंचमी विभक्ति बनाएंगे तो वृक्षात होगा। और पत्ते गिरते हैं तो यहाँ पे पत्राणि, और गिरते हैं बहुत सारे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका बहुवचन बनेगा तो पतति, पत्ता, पतंती आएगा तो यहाँ पे पतंती हो जाएगा। इस प्रकार से इसका वृक्षात पत्राणि पतंती बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शताब्दी एक्सप्रेस के समय से पहुंचने की संभावना है, ये किस प्रकार का वाक्य है। तो यही जो प्रश्न था ये आपको देखिए ऑब्जेक्टिव अर्थात बहुविकल्पी में भी आया था एक वर्ष, और यही सेम प्रश्न आपको यहाँ पे अतलग उत्तरी में दे दिया गया है। तो आपको जितने भी एमसीक्यू अर्थात बहुविकल्पी प्रश्न है उनको अच्छे से याद कर लेना है।
क्योंकि जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो आपके कभी कभी अतलगुत्तरी में भी दे दिए जाते हैं। तो शताब्दी एक्सप्रेस के समय से पहुंचने की संभावना है, तो ये एक संदेहवाचक वाक्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, पतंती शब्द संस्कृत भाषा में वाक्य प्रयोग कीजिए। तो पतंत शब्द संस्कृत भाषा में वाक्य का प्रयोग करना है, तो जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो इसका बनेगा वृक्षान पत्राणि पतंती। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विद्या शब्द पर संस्कृत भाषा में 2 वाक्य लिखिए। अर्थात विद्या शब्द से रिलेटेड संस्कृत में हमें 2 वाक्य लिखने हैं। तो इसके लिए पहला हो जाएगा विद्या धर्मेण शोभते, अर्थात विद्या धर्म से ही शोभा देती है। और नेक्स्ट हो जाएगा विद्या धन सर्वधनम प्रधानम, अर्थात विद्या धन सभी धन में सर्वश्रेष्ठ धन है। नेक्स्ट यहाँ पे हमें प्रश्न है, यमक अलंकार की परिभाषा लिखिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस वर्ष में ये प्रश्न आए हुए हैं वो यहाँ पे वर्ष दिया हुआ है। तो यमक अलंकार की परिभाषा लिखना है, तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे जहाँ एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए परंतु अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ पे यमक अलंकार होता है। और उदाहरण यहाँ पे फिर इसके बाद यहाँ पे उदाहरण लिखेंगे इस प्रकार से डालकर, हेडिंग कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, व खाए बौराए जग व पाए बौराए। यहाँ पे फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे वह पहले जो कनक का अर्थ यहाँ पे धतूरा है और दूसरे कनक का अर्थ यहाँ पे सोना है। नेक्स्ट प्रश्न है, कहानी के 2 प्रमुख प्रकार के नाम लिखिए। कहानी के 2 प्रमुख प्रकार आपको याद रखने हैं। तो याद रखिएगा कहानी के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, जिसमें पहले सामाजिक कहानियाँ, दूसरे नंबर पे धार्मिक कहानियाँ और तीसरी ऐतिहासिक कहानियाँ आती हैं। तो ये तीनों कहानियों के 3 रूप होते हैं, जिनमें से कोई 2 ही आपको प्रकार यहाँ पे लिखने थे। नेक्स्ट आता है, उद्देश्य एवं लेखन के दृष्टिकोण से कहानियां भी 3 प्रकार की होती हैं, जैसे चरित्र प्रधान कहानियां, समस्यात्मक कहानियां, घटना प्रधान कहानियां। आपको ये तीनों जितनी भी तीनों कहानियां हैं और उद्देश्य एवं लेखन की तीनों कहानियां, अर्थात कुल टोटल 6 कहानियों के नाम आपको याद रखने हैं, जिनमें से कोई भी 2 या 3 जितने भी कहेगा आप वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, 6 वर्ण किन वर्णों के संयोग से बनता है। तो जो 6 वर्ण है ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है और संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है, जिसमें पहला आता है छा। और छा जो होता है वो का प्लस सा से बनता है और का के नीचे हलंत जरूर लगाइएगा। और छा यदि त्रा की बात की जाए तो त्रा जो बनेगा वो ता प्लस रा से बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी गद्य की 2 विधाओं के नाम लिखिए। 2 विधाएं, विधाएं का अर्थ होती है ऐसे रचनाओं के यहाँ पे नाम लिखने हैं। तो यहाँ पे कहानी, नाटक, उपन्यास या संस्मरण, आत्मकथा, ये सभी क्या हैं, ये सभी विधाओं के नाम हैं। नेक्स्ट है, स्वर्ण शब्द का पर्यायवाची लिखिए। तो स्वर्ण का मीन्स यहाँ पे सोना होता है, कनक मीन्स होता है तथा तपनी, कुंदन, कंचन, ये सभी स्वर्ण के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है, श्लेष अलंकार की परिभाषा लिखिए। श्लेष अलंकार की परिभाषा होती है जब कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो और उसके अर्थ अलग अलग हों, वहां पे श्लेष अलंकार होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रा उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द लिखिए। तो उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले लगते हैं और प्रा उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द हैं प्रकोप और प्रकार। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकृत का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। प्रकृत का सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत को कहा जाता है। जितना यहाँ पे जैसे पॉइंट टू पॉइंट लिखा है, इसी प्रकार से आपको भी एग्जाम में पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, जिससे आपके नंबर अच्छे मिलते हैं और कोई भी इस तरह चीजें ना लिखें। नेक्स्ट है, जो पुरुष अभिनय करे वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। जो पुरुष अभिनय करे उसे हम अभिनेता कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, तत्र एक विशाला सरोवरा अस्ति का हिंदी अनुवाद लिखिए। तो यहाँ पे तत्र, तत्र का अर्थ होता है वहाँ एक का अर्थ होगा एक, विशाल का अर्थ होगा बड़ा, सरोवर का अर्थ होगा तालाब, अस्ति का अर्थ है। तो इसका जो हिंदी अनुवाद होगा वहाँ एक बड़ा तालाब है, ये इसका हिंदी अनुवाद होगा। नेक्स्ट है, हरि शब्द का तृतीय विभक्ति और एक वचन का रूप लिखिए। तो हरि शब्द का तृतीय विभक्ति और एक वचन का रूप होगा हरिणा। ये आपको याद रखना है। जितने भी रूप हैं वो आपको एक कोई ना कोई याद रख लेना है, जिससे आपको एग्जाम में उसी से रिलेटेड कोई भी आएगा तो आप इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अपनी पाठ्य पुस्तक से 4 पंक्ति का कोई श्लोक लिखिए। तो आपको कोई भी एक श्लोक याद रखना है। जैसे एक आपने बहुत ही फेमस श्लोक सुना होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये बहुत ही सरल है और इसे आप याद रख सकते हैं, या आपने इसे याद किया हो तो इसे आप लिख सकते हैं।
नेक्स्ट है हिमालय से गंगा निकलती है, वाक्य किस कारक का है? तो यहाँ पे देखेंगे हिमालय से गंगा निकल रही है, अर्थात हिमालय से गंगा निकल चुकी है, उसे छोड़ चुकी है। तो यहाँ पे जब कोई चीज किसी से अलग हो रही होती है तो वहां पे अपादान कारक होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपादान कारक। नेक्स्ट प्रश्न है पुष्प शब्द के 4 पर्यायवाची लिखने हैं। तो पुष्प के पर्यायवाची होते हैं फूल, कुसुम, प्रसून और सुमन। नेक्स्ट प्रश्न है संधि सुगम, सूक्ष्म एवं स्वतंत्र शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो संधि का विलोम होगा, संधि का होता है विच्छेद, सुगम का विलोम होता है दुर्गम, और सूक्ष्म का विलोम होता है स्थूल, और स्वतंत्र का विलोम होता है परतंत्र। ये आपको सभी याद रखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है नयन एवं नायक शब्दों का संधि विच्छेद लिखिए। तो नयन का यहाँ पे जो नयन यहाँ पे आयात संधि के अंतर्गत आएगा, इसलिए इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो ने धन अयन होगा, अर्थात इसका नयन। और नायक जो होगा ये भी संधि विच्छेद के ये भी आयात संधि के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका संधि विच्छेद होगा नय धन अक, अर्थात नायक। नेक्स्ट है सम उपसर्ग लगाकर 4 हमें शब्द बनाइए। तो आपको उपसर्ग और प्रत्यय याद रखना है, कम से कम 2 शब्द आपको बनाने आने चाहिए। तो सम्यक, संकल्प, संताप, संपत्ति, ये सभी सम से बने हुए उपसर्ग हैं। नेक्स्ट है शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द किसे कहा जाता है आपको ज्ञात ही होगा, वर्णों के ऐसे मेल या पद को जिसमें पूर्ण अर्थ का बोध हो उसे शब्द कहते हैं। आपको यहाँ पे शब्द किसे कहते हैं शब्द के परिभाषा लिखनी है। तो शब्द की परिभाषा आपको इतनी बड़ी नहीं लिखनी है जैसे इसमें लिखा गया है, आपको सिंपल सी परिभाषा ये याद रखना है कि वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, या ये पूरी आप याद रख सकते हैं निश्चित अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। या कुछ नहीं याद आए तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि वर्णों के समूह को हम शब्द कहते हैं। सिंपल सी आपको ये लिखना है और आपको यहाँ पे 1 नंबर मिल जाएंगे। और इतना बड़ा लिखकर आप अपना समय वहाँ पे एग्जाम हॉल में नष्ट ना करें। नेक्स्ट प्रश्न है फटी न जाके पाओ बिवाई सो का जाने पीर पराई, कहावत का अर्थ क्या होगा। तो याद रखिएगा इस कहावत का अर्थ होता है जिसके पैरों में बिवाई हो जाती है, इस कारण जो पीड़ा होती है उस पीड़ा कोई अन्य समझ नहीं पाता, उसी प्रकार दुखी या पीड़ित व्यक्ति का दर्द कोई अन्य समझ नहीं पाता है। नेक्स्ट है अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण लिखना है। तो यहाँ पे सिर्फ उदाहरण कहा गया है तो आप सीधे उदाहरण लिखिए, यदि परिभाषा कही गई होती तो आप परिभाषा वहाँ पे लिख के आते। याद रखिएगा जहाँ एक ही वर्ण 2 या 2 से अधिक बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखें तो 4 चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, यहाँ पे 4 वर्ण 1 से अधिक बार आया है तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आकर्षण, कृतज्ञ, जागृत व मुक्त शब्दों का विलोम लिखिए। आकर्षण का विलोम होता है प्रतिकर्षण, कृतज्ञ का विलोम होता है अकृतज्ञ, और जागृत का सुषुप्त, और मुक्त का विलोम होता है बंधन। नेक्स्ट प्रश्न है जो अपने से उत्पन्न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। जो अपने से उत्पन्न हो उसे हम स्वयंभू कहते हैं। नेक्स्ट है छ संयुक्त वर्ण किन 2 वर्णों से मिलकर बना है। छ जो संयुक्त वर्ण है वो का प्लस सा से मिलकर बना है। संयुक्त वर्ण आपको जितने भी 4 संयुक्त वर्ण होते हैं छात्र ज्ञानऋषि, उन सभी के आपको याद रखना है कि किन किन 2 वर्णों से मिलकर बने होते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये काफी पूछा जाता है। नेक्स्ट है पारलौकिक शब्द का वर्ण विच्छेद कीजिए। तो यहाँ पे संधि विच्छेद नहीं कह रहा है, वर्ण विच्छेद कह रहा है, अर्थात प्रत्येक वर्ण को हमें यहाँ पे अलग अलग लिखना है। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे ये पा हो गया, पा में देखेंगे तो ये पा प्लस आ की मात्रा हो गई तो इसे पा धन आ लिखेंगे। फिर रा के बाद यहाँ पे आएगा। फिर लौकिक में लव, ये जो हमारा यहाँ पे देखेंगे कि ये जो लव लिखा हुआ है लव, इस लव में देखेंगे कि ये ला है, लाल इस प्रकार से लिखेंगे, प्लस औ की मात्रा ये रहेगी तो ये लौकिक हो जाएगा लौकिक। और का धन ई प्लस का धन आ, अर्थात यहाँ पे पहला ये लिखा हुआ अक्षर है, दूसरा अक्षर, ये तीसरा अक्षर, और का धन ई चौथा अक्षर, और ये है अंतिम अक्षर। इस प्रकार से इसका वर्ण विच्छेद होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो ये प्रश्न बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इसे जरूर याद रखें। प्रकृति के सुकुमार सुमित्र नंदन पंत को कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में एक समानार्थी, यहाँ पे आपको शब्द लिखना है। खग,
खग का अर्थ होता है पक्षी और धरती का अर्थ होता है वसुधा। या आपको यहाँ पे पर्यायवाची इनके जो भी याद हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है सरोरु शब्द का क्या अर्थ होता है। सरोरु शब्द का अर्थ होता है कमल के समान। नेक्स्ट प्रश्न है तुलसीदास जी के गुरु कौन थे। तो तुलसीदास जी के गुरु याद रखिएगा नरसिंह दास तुलसीदास जी के गुरु थे। नेक्स्ट है हिंदी गद्य की दो विधाओं के नाम लिखिए। हिंदी गद्य की दो विधाएं होती हैं कहानी, नाटक, आत्मकथा, संस्मरण। कोई भी आप इसमें दो लिख सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित संस्कृत शब्दों का हिंदी में अर्थ लिखिए। तड़ाक का अर्थ होता है तालाब और नप का अर्थ होता है राजा। तड़ाक का अर्थ तालाब और नप का अर्थ होता है राजा। नेक्स्ट प्रश्न है जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटकों का उल्लेख कीजिए। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटक हैं ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। ये सभी जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है स्वर क्या है, अर्थात स्वर की यहाँ पे परिभाषा लिखनी है। तो जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता से बिना बोले जाते हैं या ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती उन्हें हम स्वर कहते हैं। और व्यंजन किसे कहते हैं, ऐसे वर्ण जो स्वर की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते, अर्थात ऐसे वर्ण जो स्वर की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट है स्वर के कितने भेद होते हैं। याद रखिएगा स्वर के तीन भेद होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। यहाँ पे मिश्रित स्वर दिया हुआ है लेकिन आपको प्लुत स्वर यहाँ पे लिखना है, या मिश्रित स्वर भी आपको यदि याद है तो ये भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है व्यंजन के कितने भेद होते हैं। तो याद रखिएगा व्यंजन के कुल टोटल 3 भेद होते हैं, स्पष्ट व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। स्पष्ट व्यंजनों की संख्या 25 होती है और जो कि का से लेकर माँ तक जितने भी व्यंजन होते हैं वो स्पष्ट व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और अंतःस्थ व्यंजन देखेंगे तो अंतःस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है और उस व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है। यहाँ पे है संयुक्त व्यंजन किन्हें कहते हैं। ऐसे व्यंजन जो एक से अधिक व्यंजनों से बने होते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। जैसे छा जो है यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए शुद्ध रूप से यहाँ पे लिखा हुआ है। छा देखेंगे तो छा का प्लस सा से बना है और का के नीचे यहाँ पे देखेंगे तो हलंत लगा हुआ है। शुद्ध रूप जो लिखा जाता है वो इसी प्रकार से लिखा जाता है, का के नीचे हलंत लगाएंगे प्लस इस प्रकार से सा लिखेंगे। ये हो गया छा छित्री। त्रा का देखेंगे, त्रा में ता के नीचे हलंत प्लस रा इस प्रकार से लिखते हैं। और ज्ञा का लिखेंगे जा के नीचे हलंत प्लस या, और सरा का लिखेंगे तो सरा सा के नीचे हलंत प्लस रा, इस प्रकार से इसे लिखा जाता है। नेक्स्ट है मिश्रित स्वर को समझाइए। मिश्रित स्वर 4 हैं, इनका निर्माण 2 भिन्न भिन्न स्वरों के मिश्रण से होता है। मिश्रित स्वर को यहाँ पे हम संयुक्त स्वर के नाम से भी जानते हैं। और मिश्रित स्वर होते हैं ए, ऐ और ओ, औ। याद रखिएगा ए का निर्माण आधन ई से होता है और ऐ का निर्माण आधन ए से होता है। ओ का निर्माण आधन उ से होता है और औ का निर्माण आधन ओ से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है मौन पठन के दोष बताइए। मौन पठन के बहुत सारे दोष होते हैं जिसमें से प्रमुख है भयभीत होकर पढ़ना, धुन को नाक द्वारा निकालना, या फिर हम कह सकते हैं आशंकित होकर पढ़ना। ये सभी मौन पठन के दोष हैं। नेक्स्ट है मौन पठन का क्या अर्थ होता है। मौन पठन बिना श्रवणी शब्दोच्चारण में किया गया पठन है। या सरल शब्दों में कहें तो मौन पठन ऐसा पठन जिसे हम मन के अंदर ही पढ़ते हैं मौन पठन कहते हैं। नेक्स्ट है दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। तो दीर्घ स्वरों की संख्या यहाँ पे 8 दी हुई है। ये इसके अंतर्गत आ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ ये सभी दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। किंतु मूल रूप से दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। आप इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। यदि आपने 8 याद किए हैं तो फिर आप 8 ही रखिएगा, इसमें 7 या 8 मत कीजिएगा, क्योंकि अंतिम समय आपका एग्जाम का नज़दीक हो चुका है। इसलिए किसी प्रकार के डाउट की चीज़ें आपके माइंड में नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है व्यक्तिगत वाचन का क्या अभिप्राय है, समझाइए। व्यक्तिगत वाचन इसके अंतर्गत शिक्षक द्वारा शिक्षार्थी व्यक्तिगत रूप से मौखिक पठन करते हैं, व्यक्तिगत वाचन कहलाता है। नेक्स्ट है अनुपठन का क्या आशय है। अनुपठन जब शिक्षक श्लोक के किसी अंश का पाठ करता है तब शिक्षार्थी उसका सामूहिक सस्वर पाठ करते हैं और यही अनुपठन होता है। अर्थात जब ग्रुप में शिक्षार्थी ग्रुप में जब कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उसे हम अनुपठन कहते हैं। नेक्स्ट है अंतःस्थ व्यंजन कौन से 4 वर्ण होते हैं। तो अंतःस्थ व्यंजन के अंतर्गत या, र, ला, वा ये सभी अंतःस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है संस्कृत वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है।
तो संस्कृत वर्णमाला को कुल टोटल 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें स्वर, व्यंजन, विसर्ग और अनुस्वार आते हैं। नेक्स्ट है समाचार पत्र किसे कहते हैं। आपने समाचार पत्र आपके घर में डेली आता होगा, आपको पता ही होगा समाचार पत्र किसे कहते हैं। दैनिक समाचार पत्र को अखबार कहा जाता है। इसमें प्रतिदिन होने वाली सामाजिक, राष्ट्रीय, भौगोलिक आदि प्रकार की खबरें प्रकाशित होती हैं, जिन्हें प्रतिदिन ही वितरित कर दिया जाता है और इसे ही समाचार पत्र कहते हैं। नेक्स्ट है कमाल और कमाली किसकी संतान थी। तो याद रखिएगा, कमाल और कमाली कबीर जी की संतानें थी। नेक्स्ट प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित एक महाकाव्य का नाम बताइए। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित एक प्रमुख महाकाव्य थी साकेत। नेक्स्ट है नीरजा किसकी प्रमुख रचना है। तो याद रखिएगा, नीरजा महादेव वर्मा की रचना है और महादेव वर्मा की रचना एक और बहुत प्रसिद्ध है, जो कि है यामा। यामा भी महादेव वर्मा की रचना है। नेक्स्ट है उर्वशी तथा संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है। उर्वशी और संस्कृत के 4 अध्याय, ये रचना रामदास सिंह दिनकर की है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ठलुआ क्लब किसका निबंध ग्रह है। याद रखिएगा, जो ठलुआ क्लब है ये बाबू गुलाब राय का निबंध संग्रह है और निबंध संग्रह भी एक विधा के अंतर्गत आता है। जैसे नाटक, कहानी, ये सभी विधा के अंतर्गत आते हैं, इसे निबंध संग्रह भी विधा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे प्रश्न है कि नागार्जुन का संक्षिप्त परिचय यहाँ पे देना है। तो याद रखिएगा, वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन का जन्म 1910 ईस्वी में बिहार के दरभंगा जिले में हुआ था। युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगी पंखों वाली इनकी प्रसिद्ध काव्य रचना है। नेक्स्ट प्रश्न है श्री रामचरितमानस नामक काव्य की रचना किसने की थी। तो याद रखिएगा, श्री रामचरितमानस नामक काव्य की रचना गोस्वामी तुलसीदास द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है बिहारी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा, बिहारी जी का जन्म 1603 ईस्वी के लगभग मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के अंतर्गत बसुआ गोविंदपुर गांव में हुआ था। यहाँ पे आप एक चीज समझने का प्रयास करें, जो अति लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं वो आपके सिर्फ 1 नंबर के पूछे जाते हैं। इसलिए प्रश्न में जैसे ये कहा गया है कि बिहारी का जन्म कब और कहाँ हुआ है, तो आपको सिर्फ उनके जन्म और कहाँ पे अर्थात किस स्थान में हुआ ये सिर्फ दर्शाना है। तो जैसे यहाँ पे बिहारी जी का जन्म 1603 ईस्वी में मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के अंतर्गत बसुआ गोविंदपुर गांव में हुआ था, इतना सिर्फ आपको लिखना है। आपको यहाँ पे पूरा जीवन परिचय नहीं लिखना है। जितना आप वहाँ पे सटीक लिखेंगे उतने ही अच्छे आपके नंबर रहते हैं। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। स्टूडेंट क्या करते हैं कि बहुत सी जानकारी वहाँ पे लिख देते हैं, जिससे वहाँ पे एग्जामिनर को प्रॉब्लम होती है और वो नंबर कम कर देता है। इसलिए जितना पूछा जाए सिर्फ उतना ही आपको लिखना है, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लिख के आनी है। यदि समय आपके पास है तो भी आप हेडिंग, जितनी भी हेडिंग रहती हैं उनको अच्छे से सजाइएगा और हर प्रश्न को अच्छे से करिएगा और कोई भी प्रश्न छोड़ के मत आइएगा। यदि कोई भी प्रश्न नहीं आ रहा है तो उससे रिलेटेड जो भी आपको आता हो आप उसमें लिख दीजिएगा, क्या पता आपको उसमें आधे ही नंबर मिल जाएं। नेक्स्ट प्रश्न है उर्मिला के रचयिता कौन है। तो याद रखिएगा, उर्मिला के रचयिता बालकृष्ण शर्मा नवीन है। नेक्स्ट प्रश्न है निराला जी की प्रमुख काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं। निराला जी की काव्य प्रमुख रचनाएं हैं परिमल, गीतका, तुलसीदास, अनामिका, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, अर्चना, ये सभी निराला जी की प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। और जिसमें सबसे प्रमुख यहाँ पे अनामिका, कुकुरमुत्ता और तुलसीदास तथा परिमल, ये जो 4 रचनाएं हैं ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं, जिसमें अनामिका और कुकुरमुत्ता सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, तो इन्हें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 में बिहार प्रांत में मुंगेर जिले के सिमरिया घाट नामक ग्राम में हुआ था। नेक्स्ट है सूरदास जी का जन्म कब हुआ था तथा इनकी मुख्य रचनाएं कौन सी हैं। तो सूरदास जी का जन्म आगरा के निकट रुनकता नामक ग्राम में संवत 1535 या सन 1478 ईस्वी में हुआ था और इनकी प्रमुख रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है टैगोर की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रमुख रचना गीतांजलि है, जिसे 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, तथा जनगण मन अधिनायक जय हे राष्ट्रगान की रचना तथा इसके अतीत अमार सुनार बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत की भी रचना की है। तो आपको यहाँ पे प्रमुख रचनाएं पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पे गीतांजलि, जनगण मन अधिनायक जय हे और अमार सुनार बांग्ला,
ये 3 सिर्फ आपको लिखना है और बाकी ये जानकारी नहीं लिखनी है। नेक्स्ट है मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? तो मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं हैं गबन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन तथा इनके प्रमुख उपन्यास, ये सभी उपन्यास हैं तथा नमक का दरोगा, पूस की रात, ये 2 प्रमुख कहानियां हैं। नेक्स्ट है रसखान की प्रमुख रचनाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो रसखान की प्रसिद्ध रचनाएं हैं सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, रत्नाकर। नेक्स्ट प्रश्न है सरदार पूर्ण सिंह का समान परिचय दीजिए। सरदार पूर्ण सिंह का जन्म 1881 ईस्वी में हुआ था तथा इनका निधन 1931 में हुआ था। इनकी निबंध है मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, जिसमें सबसे प्रमुख इसमें आचरण की सभ्यता है। इसे आप जरूर याद रखें तथा इनकी जन्म की तारीख और मृत्यु की डेट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है भारतीय हरिश्चंद्र का जन्म जीवन परिचय दीजिए। भारतीय हरिश्चंद्र का जीवन परिचय दीजिए। भारतीय हरिश्चंद्र का जन्म संवत 1907 सन 1850 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि थे। हरिश्चंद्र में कवि संस्कार जन्मजात थे। केवल 5 वर्ष की आयु में उन्होंने एक दोहे की रचना की थी। पिता ने बालक की प्रतिभा से प्रसन्न हो उन्हें महान कवि होने का आशीर्वाद दिया और संवत 1942 1885 ईस्वी में 35 वर्ष की आयु में ही महान हिंदी साहित्य सेवी संसार से उठ गए। अर्थात यहाँ पे भारतीय हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु मात्र 35 वर्ष की आयु में ही 1885 ईस्वी में हो गई थी और इनका जन्म काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र था जो कि एक ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि थे। नेक्स्ट प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में क्या स्थान है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी जगत में तीर्थराज प्रयाग हैं, जिसमें हिंदी समीक्षा, हिंदी इतिहास लेखन और निबंध रचना के त्रिवेणी का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। मूर्धन आलोचक, सर्वश्रेष्ठ निबंधकार, आदर्श इतिहासकार, अद्भुत विचारक और श्रेष्ठ शैलीकार के रूप में हिंदी साहित्य में वे सदैव स्मरण किए जाएंगे। इनका ये प्रमुख स्थान है हिंदी साहित्य में जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट है प्रस्तुत श्लोक का अर्थ लिखिए। यहाँ पे एक श्लोक दिया गया है दिनांते च पिबेद दुग्धम निशांते च पिबेत पयः भोजनांते पिबेत वक्तक्रम की वैधस्य प्रयोजनम। यहाँ पे देखेंगे दिनांते का अर्थ होता है दिन के अंत में, चा का अर्थ होता है और, पिबेत का अर्थ होता है पीना, दुग्धम का अर्थ है दूध और निशांते का अर्थ होता है, निशा का अर्थ होता है रात के अंत में और चा का अर्थ हो गया और पिबेत का अर्थ पीना, पया का अर्थ यहाँ पे होता है जल और भोजनांते का अर्थ होता है भोजन के अंत में, पिबेत का अर्थ होता है पीना और तक्रम का अर्थ होता है मट्ठा, किम का अर्थ होता है अर्थात वैदस्य प्रयोजनम, वैदस्य का अर्थ हो गया वैद्य, प्रयोजनम का अर्थ हो गया आवश्यकता नहीं है। तो इसका पूरा अर्थ हो गया जो दिन के अंत में अर्थात शाम के समय दूध पीता है और रात के अंत में, निशांते का अर्थ हो गया रात के अंत में अर्थात प्रातःकाल जल पीता है। दिन के अंत में अर्थात जो व्यक्ति शाम को दूध पीता है तथा निशांते अर्थात रात में, रात के अंत में अर्थात सुबह टाइम जो व्यक्ति जल पीता है, भोजनांते पिबेत तक्रम तथा भोजन के बाद जो यहाँ पे मट्ठा पीता है कि वैद्य प्रयोजनम, उसका डॉक्टर का क्या प्रयोजन है अर्थात कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसका अर्थ यही है। साथ में आजकल देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे निशांते च पिबेत, यहाँ पे पया के अर्थात चाय होना चाहिए कि सुबह होते ही लोग आजकल चाय पीते हैं, पानी की जगह चाय का प्रयोग करते हैं और मट्ठा तो आजकल कोई पीता ही नहीं है, तो वहाँ पे वैद्य की तो जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है सुभाषतान का अर्थ लिखिए। सुभाषतान से आशय ऐसे सूक्ति एवं वाक्य है जिसके द्वारा नीति संबंधी नैतिक तथा धार्मिक प्रवृत्तियों का ज्ञान प्राप्त होता है। इसी के साथ आज की क्लास में जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न थे वो यहाँ पे समाप्त होते हैं तथा अर्ध लघुत्तरीय प्रश्न भी समाप्त होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो को लाइक जरूर कर दें तथा दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।